Next case in the sequence is about the Hindustan Republic एसोसिएशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस जो हैं वो इससे सबसे ज्यादा हैं। मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं और टॉपिक से भी, बट इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। तो HRA इसको शॉर्ट में कहते हैं। आपको सीधा पूछा जा सकता है, HRA भी वर्ड लिखा जा सकता है। फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बाद में इसका नाम चेंज भी हो गया था, वो भी अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई कब गई थी? 1924। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1934 में इसको बनाया गया। कब? कानपुर की एक कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है। और इसको फाउंड करने वाले लोग कौन थे? कौन से थे लोग? राम प्रसाद बिस्मिल, इंपॉर्टेंट है, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल। ये दो लोग आपके नाम याद रखने हैं। और अगर चंद्रशेखर आजाद का नाम आप याद रख सको तो वो भी अच्छी बात है। बट इसमें आपको सचिंद्रनाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल तो याद रखने, क्योंकि ये इनका नाम आगे भी अभी आएगा, तो थोड़े से इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए ये तो आपको इसमें याद रखना पड़ेगा HRA के बारे में। उसके बाद बेसिकली इनका जो मोटिव हुआ करता था, वो मोटिव ये हुआ करता था कि हम आर्मी अपनी एक तरीके से बनाए, हम आर्म्ड रिवॉल्यूशन करें। मतलब विदाउट आर्म्स हम रिवॉल्यूशन ना करें। विदाउट आर्म्स का मतलब कि बिना हथियारों के। ये चाह रहे थे कि हथियारों के साथ जो है वो हम इनके खिलाफ जो है वो आकर के गवर्नमेंट जो चल रही है, गवर्नमेंट कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट कॉलोनियल चल रही है, जो हम पे राज कर रही है, मतलब ब्रिटिशर की जो गवर्नमेंट है, उसके लिए इनका ये जो है पूरा एक तरीके से मोटिव था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके खिलाफ हम आर्म्ड रिवॉल्यूशन करें, मतलब विद द हेल्प ऑफ वेपन्स, हथियारों की हेल्प से। हथियारों की हेल्प से। और इन्होंने यहाँ पर जो है अपनी पार्टी और का इन्होंने यहाँ पर जो है, सब लोग म्यूट रखो प्लीज। जो इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो था, इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो का नाम भी रिवॉल्यूशनरी था। मैनिफेस्टो मतलब जो पैम्फलेट जारी करते हैं, उसमें भी इनका नाम रिवॉल्यूशनरी था। और इनको नहीं पसंद थे कि गांधी जी के आइडियाज पे काम किया जाए, कि जो गांधी जी कह रहे हैं कि हमें जो है बिना हथियारों के जो है अहिंसा जो है उसका मार्ग अपनाते हुए सारी चीजें करनी है, वो ये उस चीज की सोच का ये थे ही नहीं। ये जो सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्यूशन जैसी सोच के लोग थे ये सारे। फिर क्या हुआ इसके अंदर? एक ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने सीक्वेंस में लिखी है बेसिकली सारी, ठीक है। इसमें आपने HRA देखा, आपने इससे पहले और केसेस देखे, दिल्ली, लाहौर, अलीपुर बॉम्ब, तो मैंने सीक्वेंस में सारे लिखे हैं। असल में होगा क्या, जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये आगे चल के HSRA बन जाएगी। क्या होगा इसमें? इसका नाम चेंज हो जाएगा, नाम इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें हिंदुस्तान वर्ड जो है वो ऐड हो जाएगा, राइट। तो हिंदुस्तान वर्ड आगे चल के इसमें ऐड हो जाएगा। बट मैंने अभी सारी चीजें जो लिखी हैं वो सीक्वेंस में लिखी हैं। एवरीथिंग आपको यहाँ पर सीक्वेंस में मिलेगी। तो इसके ही हम आगे भी पढ़ेंगे कि इसमें आगे क्या होगा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर HRA के बारे में, HSRA के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा इसके बारे में बताऊंगी, तो आप लोगों को याद रखना है कि मैं दोबारा इस टॉपिक के बारे में अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। तो अभी अब इसके बाद अगला देखेंगे केस। HRA का एसोसिएशन बन गया। अपने दिमाग में रखना कि HRA के नाम से एक एसोसिएशन बड़े लेवल पे तैयार हो चुकी है, जिसमें ये लोग शामिल हैं। सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है, सचिंद्र लिखा हुआ है, यहाँ पर नाथ भी है बीच में। सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, ये लोग इसमें शामिल हैं। इनकी बॉम्ब बनाने की जो एक फैक्ट्री भी थी, ठीक है, कलकत्ता में, कि बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री भी इन्होंने अपनी चला रखी थी। ये लोग जो है बेसिकली इन्हीं लोगों ने, HRA के लोगों ने एक सबसे बड़ा इंसिडेंट किया, जो उन्होंने इंसिडेंट को जो है चलाया, लागू किया, वो है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। इसको समझना, इसमें क्या है, हुआ क्या था इसके अंदर। ये केस है एक ट्रेन को लूटने का केस, ठीक है। ये केस यहाँ पर हुआ था, ट्रेन को लूटने का केस। कि हुआ क्या कि जो रॉबरी थी, कि एक ऐसे जो है एक
एक ट्रेन जा रही थी, ठीक है, काकोरी एक जगह है, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या, ठीक है, इसमें था क्या कि एक ट्रेन थी 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन का नाम था। सहारनपुर से लखनऊ की तरफ जा रही थी, यूपी में ही। तो यूपी में काकोरी एक जगह है, वहां पर उसको रुकना था, ट्रेन का वहां पर स्टेशन था। तो वहां पर वो ट्रेन रुकी और उस ट्रेन को, उसमें जितना भी सामान था, क्योंकि जो सारा फंड हुआ करता था, पैसा हुआ करता था, वो सब ट्रेन के थ्रू एक दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे तो इतनी डेवलपमेंट थी नहीं। तो ट्रेन्स वगैरह तो डेवलप्ड थी। तो ट्रेन्स के थ्रू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है सामान पहुंचाया जाता था। तो ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था यहाँ पर, और इसका जो पूरा रॉबरी थी, जो पूरा लूटपाट थी, वो राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है पूरी प्लान की थी और उसको कैरी भी किया था। और ये जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये जो है HRA के मेंबर थे, जो मैंने अभी आपको बताया 1924 में बनी है, 1924। और फिर 1925 आएगा, एक साल बाद ही जो है इन्होंने अपनी पूरा यहाँ पर कर दिया। और इनका यह कह रहा था, मतलब यहाँ पर जो है पूरी रॉबरी के अंदर जो है बहुत सारे जो है अरेस्टमेंट भी हुई, फिर लोगों को जो है हैंग भी कर दिया गया, ठीक है, लटका दिया गया फांसी से। तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, ये जो लाहिरी लिखा है ना, ये पर्सन का नाम क्या है, राजेंद्र लाहिरी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिरी आर कनेक्टेड और कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब किस कौन से केसेस से ये लोग जुड़े हुए हैं। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, काकोरी क्या है, जगह, ट्रेन स्टेशन है जहां पे ट्रेन रुकनी थी। तो इसमें लोग कौन से शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद, इनका नाम भी मैंने आपको बताया अभी, HRA के अंदर ये लोग, और आशफाकुल्ला खान भी इसके अंदर शामिल थे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है मेरी, ठीक है। तो ये लोग इसके अंदर शामिल थे, और इसमें से आशफ खान को जो है पहले मुस्लिम थे जिनको हैंग कर दिया गया था, जो है फांसी की सजा दे दी गई थी, और बाकी लोगों को जो है वो एक तरीके से अरेस्ट कर लिया गया था। बाकी लोगों को अरेस्ट करके यहाँ पर जो है इनको हैंग कर दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको सबको पता होने चाहिए, कौन से केस से रिलेटेड सबके नाम हैं, नाम आपको नहीं भूलने हैं। फिर क्या हुआ, जो सचिंद्र नाथ सान्याल थे, ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल, इन सबको पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल जो है कौन से हैं सेलुलर जेल, ये काला पानी सुना होगा ना आप लोगों ने नाम, काला पानी। देखो काला पानी समझना एक चीज, काला पानी दो जगह है। एक तो काला पानी हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसमें है। एक तो हम ये कहते हैं अंडमान निकोबार। दूसरा आपके करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, काला पानी टेरिटरी आजकल न्यूज में चल रही है, ठीक है। तो न्यूज में क्यों है, क्योंकि काला पानी जो टेरिटरी है ये पड़ती है नेपाल एंड उत्तराखंड के बॉर्डर पर। हुआ क्या, जब नेपाल अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था 2016 में, 15-16 में, तब नेपाल के जो जब उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल मैप रिलीज किया, जब नेपाल ने अपना एक पॉलिटिकल मैप रिलीज किया, तब वहां पर जो है एक जब मैप रिलीज किया गया तो काला पानी टेरिटरी को नेपाल ने अपने मैप में दिखाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो काला पानी कैसी जगह है, एक डिस्प्यूटेड, ठीक है, ऐसी जगह को हम कहते हैं डिस्प्यूटेड, जो एक टेरिटरी और दूसरी टेरिटरी के बीच में फंस जाती है जगह, उसको हम कहते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो डिस्प्यूटेड है टेरिटरी काला पानी। एग्जाम में क्या आ सकता है कि ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं जिनको पता नहीं होगा वो काला पानी क्या लगा के आएंगे, अंडमान निकोबार। और ऑप्शन में 100% अंडमान निकोबार दिया होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है ना बच्चों का माइंडसेट कैसा होता है। तो आपने याद रखना है कि जो अभी न्यूज में चल रही है वो जगह काला पानी एक्चुअल जगह है, और जो उत्तराखंड में है एट प्रेजेंट, और नेपाल उसको अपने मैप में दिखाता है, जो नेपाल का पॉलिटिकल मैप है। तो याद रखना आप काला पानी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो बाकी लोग थे उनको जो है वो वहां से अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन सिर्फ
चंद्रशेखर आजाद ऐसे पर्सन थे जिनको अरेस्ट नहीं किया जा सका, इनको अरेस्ट ही नहीं कर पाए और ये भाग गए थे वहां से, मतलब उस जगह से फरार हो गए थे। तो ये वहां से जो है इनको कैप्चर कर नहीं पाए। तो हुआ ये कि इन्होंने जो है एचआरए को आगे तक लेकर के आए, ये प्रॉपर यहाँ पर इन्होंने एचआरए की जो मीटिंग है, हर चीज करना, एचआरए को पूरी इन्होंने आगे तक चलाया। बाद में इस एचआरए का नाम क्या चेंज हो गया, इसमें एस वर्ड एक ऐड हो गया, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, और इसके अंदर ऐड कौन हो गए थे, भगत सिंह, जयदेव, सुखदेव, राजगुरु। ये नाम आप लोगों ने पक्का से सुने होंगे, भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव, राजगुरु। ठीक है, ये सब नाम सुने होंगे ना। तो वो लोग इसके अंदर शामिल थे HSRA की एक्टिविटीज में। इसको याद रखना कि कौन से केस से जुड़े थे और HSRA कब बना, HSRA कब बना। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट एक जो है केस आता है, इवेंट आता है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉन्डर्स का मर्डर केस। ठीक है, सॉन्डर्स एक पर्सन थे, इसके बारे में मैं बताती हूँ। सॉन्डर्स का मर्डर केस जो हुआ था, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। इसको समझेंगे कि हुआ क्या था इस केस के अंदर। आप लोगों ने जो है सबने सुना होगा लाला लाजपत राय का नाम। ठीक है, एक है ना, एक प्रोवर्ब है बहुत फेमस, लाल, बाल और पाल। ठीक है, लाल से लाला लाजपत राय, और बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीन लोग जो हैं इसमें काफी फेमस है। इनकी एक प्रोवर्ब छोटी सी कही जाती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, लाल, बाल और पाल। ठीक है, अब फिरोज शाह कोटला का पॉइंट, फिरोज शाह कोटला का यहाँ पर मतलब है कि उनकी जो पूरी चंद्रशेखर आजाद और ये जो लोग थे, ये सब जो अपनी एक्टिविटीज और सब चीजें जो मीटिंग वगैरह करते थे, वो जो फिरोज शाह कोटला मैदान है ना दिल्ली के अंदर, वहां करते थे। ये फिरोज शाह कोटला बनाया किसने था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, जो तुगलक डायनेस्टी में था, तो उन्होंने इस फिरोज शाह तुगलक कोटला को बनवाया था। और आज के समय में इस फिरोज शाह कोटला का नाम चेंज हो चुका है और क्या बढ़ चुका है, अरुण जेटली स्टेडियम। पता होना चाहिए आपको, ये भी करंट अफेयर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिरोज शाह कोटला आज के समय में नाम चेंज हो चुका है, अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं सॉन्डर्स के मर्डर केस में। चलिए आगे अब बढ़ेंगे इसके अंदर। जो ये वाला केस है सॉन्डर्स मर्डर केस, इसके अंदर क्या हुआ था कि जो लाला लाजपत राय जी थे, ठीक है, जिनको लाला लाजपत राय कहा जाता है, शेरे पंजाब कहा जाता है, उनकी जो डेथ हो गई थी जब बहुत जबरदस्त लाठी चार्ज चल रहा था। लाठी चार्ज क्यों चल रहा था, साइमन कमीशन जब भारत में आई थी। ठीक है, पहले क्या हुआ, साइमन कमीशन भारत में आई। साइमन कमीशन का नाम सुना होगा ना, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। तो साइमन कमीशन भारत में क्यों आई थी, साइमन कमीशन के आने का रीजन था कि वो लोग यहाँ पर आकर के, साइमन कमीशन के जो जॉन साइमन जो उनके हेड थे, वो आकर के भारत में जो है उसका क्या करने वाले थे, प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे। और जो साइमन कमीशन थी, और इस साइमन कमीशन के जितने लोग थे, 7 पीपल थे, 7 के 7 पीपल जो है वो अंग्रेज थे। ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो वो कैसे हमारी नीड्स को समझ सकते हैं, हमारी नीड्स को, जो हम लोग हैं, हमारी नीड्स को कोई इंडियन ही समझ सकता है, और नहीं समझ सकते लोग। कोई बाहर का पर्सन आ जाए वो हमारी नीड्स को नहीं समझ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साइमन कमीशन जो आई थी, उन्होंने बोला था कि साइमन जो है यहाँ पर आकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आए और उनके विरोध में जो है लाठी चार्ज चल रहा था। प्रॉपर तरीके से लाठी चार्ज हुआ, जो है अंग्रेजों ने भारत के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया, और उस लाठी चार्ज में बुरी तरीके से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई, उनकी यहाँ पर डेथ हो गई। ठीक है, और ये पूरा काम करने वाले कौन थे, SP स्कॉट, जो पर्सन थे जिन्होंने लाठी चार्ज के लिए प्रॉपरली जो है यहाँ पर दिया था कि जो है पूरा लाठी चार्ज कर दो सबके ऊपर। वो जो है पर्सन कौन थे यहाँ पर,
जो है एसपी स्कॉट्स, लेकिन यहाँ पे लिखा है सॉन्डर, सॉन्डर्स अलग हैं, एसपी स्कॉट अलग पर्सन है, दोनों अलग अलग पर्सन है अपने आप में, सेम पर्सन नहीं है। हुआ क्या इसके अंदर, यहाँ पर जो है, जो ये सॉन्डर्स है इनको गलती से मार दिया गया। मारना किसको था, स्कॉट्स को, क्योंकि लाठीचार्ज के जो बातें सारी वो इन्होंने बताई थी। रियल टारगेट कौन थे, स्कॉट्स। लेकिन हुआ क्या, मार किसको दिया गया, गलती से सॉन्डर्स को, जो उस टाइम पे पुलिस ऑफिसर थे वहां पे, जो ये सब कर रहे थे, वो एक पुलिस ऑफिसर की वहां पे पोस्ट पे थे। एसपी स्कॉट वहां के हेड थे, ठीक है। एसपी स्कॉट उस जगह के पूरे एक हेड थे, जो कि लाठीचार्ज करवा रहे थे, और सॉन्डर्स वहां के पुलिस ऑफिसर थे जो लाठीचार्ज एसपी स्कॉट्स की बातें मान रहे थे। लेकिन गलती से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये जो 3 लोगों हैं, इन तीनों लोगों ने क्या कर दिया, गलती से सॉन्डर्स की मृत्यु हो गई, मतलब वहां पर गलती से उसको मार दिया गया। तो यहाँ पे गलती से डेथ हो गई है सॉन्डर्स की, इसलिए इसको सॉन्डर्स मर्डर केस कहते हैं। और ये सारी चीजें जो चल रही थी वो कहाँ चल रही थी, लाहौर के अंदर, इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। क्यों, क्योंकि ये लाहौर के अंदर सारा कुछ हो रहा था, जो ये सब चीजें हो रही थी वो लाहौर में हो रही थी। और आपको मैंने अभी बताया कि जो पहले वाला काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस था, उस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में चंद्रशेखर आजाद अभी भी बच के निकल गए हैं, है ना। बाकी लोग तो वहां पे अरेस्टेड थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अभी भी बच के निकल गए। तो यहाँ पर पीछे जो है, मतलब इस पूरे मामले में चंद्रशेखर आजाद भी शामिल है, प्रॉपरली शामिल नहीं थे पर पीछे शामिल थे यहाँ पर। फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो है इस केस के बाद 1928 के केस के बाद जो है उन्होंने जो है और भी यहाँ पर काम किए। एक तो ये वाला था, ठीक है, ये जो केस है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। उसके बाद एक और केस आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाला। यहीं पर भगत सिंह ने जो है स्लोगन दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, सुना होगा आपने। तो इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन इन्होंने दिया था, और इन्होंने पंजाब नौजवान सभा, क्योंकि ये खुद बहुत यंग थे, तो ये चाहते थे कि यंग लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े और इसमें शामिल हों। तो इन्होंने पंजाब से नौजवान सभा को भी इन्होंने एक जो है बड़ी पार्टी यहाँ पर बनाई थी। तो एक तो ये सॉन्डर मर्डर केस है इसमें। दूसरा ये वाला केस है, ये वाला केस भी समझोगे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका गया था। हुआ क्या था कि जो ये थे जो लेजिस्लेटिव असेंबली, पहले तो समझोगे जैसे पार्लियामेंट होती है, वो होती है हमारी सेंट्रल लेवल के ऊपर, जो कि सेंट्रल लेवल पे काम करती है, जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा एंड जो है प्रेसिडेंट शामिल होते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें होती है एट द सेंटर लेवल। वही अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं, तो स्टेट लेवल पे हमारे सामने होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। हिंदी में आप इनको कहते हो, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम कहते हैं विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम कहते हैं विधान परिषद। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली भारत के हर एक स्टेट में आपको मिलेगी, 28 की 28 स्टेट्स में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हमारी भारत की कितनी स्टेट्स में शामिल है, 8 प्रेजेंट की मैं बात करूं, आज के समय की 2021 की, तो कितनी स्टेट्स में शामिल है, तो वो हमारी शामिल है, बहुत कम स्टेट्स में है, ठीक है। कितनी स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स में है, सिर्फ 6 स्टेट्स, राइट। तो पहले भी ऐसा ही था, पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी, लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, जो कि एक ही हुआ करती थी, जिसका नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जो सारा डिसीजन लेती है स्टेट लेवल पे, सारे डिसीजन जो है वो कौन लेते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली लेती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली डिसीजन लेती है, बिल्स वहां पे बनते हैं, पास होते हैं, एंड देन वो बिल गवर्नर के पास साइन करने के लिए जाता है। गवर्नर साइन करते हैं, तब जाकर के वो बिल क्या बनता है, एक एक्ट बन जाता है, ठीक है। बिल से एक्ट बनता है, जैसे पार्लियामेंट में होता है, लोकसभा, राज्यसभा, एंड देन जो है उसको प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाता है, जब वो फाइनली यहाँ पर जो है उसको मंजूरी दे देते हैं, कौन, प्रेसिडेंट, तो वो एक एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बिल पास होता है पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। तो यहाँ पर भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी, बड़ा सा हॉल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, सब लोग बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद आगे देखेंगे
कि लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली कुर्सियों पर एक बॉम्ब फेंका गया था। किसने फेंका था? भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त, दो लोगों ने मिलके जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था 1921 में। क्यों? क्योंकि एक बिल पास हुआ था उस असेंबली में, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, ठीक है, जिसमें बहुत जो है इंडियंस के खिलाफ बातें लिखी गई थी, जिसके चलते इस बिल को पास करा दिया गया, क्योंकि उन्होंने तो पास कर दिया है, अब पास हो गया तो हमें मानना है। तो इन्होंने उस बिल का बदला निकालने के लिए, डराने के लिए, सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए जो है बिल बॉम्ब को फेंका था, ताकि किसी को चोट ना लगे। इनकी ये पूरी इंटेंशन थी कि किसी को चोट ना लगे, बेवजह किसी मासूम की जान ना जाए। जो एक डर और एक दहशत का माहौल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, बॉम्ब को फेंका वहां पर। डेलिबरेटली इन्होंने उस बॉम्ब को बनाया भी ऐसा था कि जिससे नुकसान भी ना हो, और उन्होंने खाली कुर्सियां होती है ना, वहां पे बम फेंका था, सो दैट कि वहां के जो सरकार है ब्रिटिशर की, उनको थोड़ा दहशत का माहौल मिल जाए बस। ठीक है, उन्होंने ये सोचा था कि हम क्या हो, हम यहाँ पे अरेस्ट हो जाए। वो चाह रहे थे कि हमें अरेस्ट किया जाए, हम अरेस्ट यहाँ पर हो जाए, ताकि हमें कहाँ पहुंचाया जाए, कोर्ट में पहुंचाया जाए। और क्या होता था पहले के समय में, आज भी होता है पर पहले ज्यादा होता था, कि अगर किसी को कोर्ट में, जेल में डाला गया है या कोर्ट में रखा गया है, तो फिर मीडिया वहां तक पहुंचती थी, तो उनसे उनकी जो है बातें पूछी जाती थी कि क्या हुआ है, आप क्यों इस यहाँ तक आए हो, क्या हुआ है आपके साथ, वगैरह वगैरह। मीडिया आपसे पूछती थी, प्रेस वाले पूछते थे, सो दैट इनका था कि हम अपने आइडियाज को लोगों तक कैसे पहुंचाएं। ये तरीका है कि हम हरे अरेस्ट हो जाते हैं, अरेस्ट होने के बाद हमसे पूछा जाएगा, तो हम अपने इंटरव्यूज में जो है लोगों को अवेयर करेंगे इस चीज को लेकर के। इनका ये मोटिव था, पूरे इस को करने का इनके पीछे इसका ये मोटिव था कि हम अरेस्ट हो जाए और लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, वरना कौन सुनेगा ऐसे बात। और ऐसा कुछ काम करेंगे तो लोग इनकी बात भी सुनेंगे और मानेंगे भी फिर, क्योंकि इन्होंने बॉम्ब भी फेंका है रियल में, तो ऐसा बड़ा काम करेंगे तो लोग इनकी सुनेंगे। तो इन्होंने ये काम किया और इनको अरेस्ट कर लिया गया फिर, ठीक है, इनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल में इनको जो डाला गया वो कौन से केस के लिए डाला गया, और इनको जो फांसी की सजा हुई वो कौन से केस के लिए हुई? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जो अभी हमने पढ़ा, लाठी चार्ज वाला, लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, उसके केसेस पे, उस वाले पे इनको चार्ज किया गया, मतलब इस पे चार्जशीट बनाई गई, और सॉन्डर्स के मर्डर के लिए इनको जो है फांसी की सजा दी गई। ठीक है, इनके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया, सबको अरेस्ट कर लिया गया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों लोगों को जब ये जेल के अंदर थे बेसिकली, तब इन लोगों ने बहुत बड़ी जो है जो है बहुत बड़ी इन्होंने वो किया था, एक बहुत बड़ा एक तरीके से इन्होंने हंगर स्ट्राइक रख लिया था कि भाई जो जेल में आप जिन लोगों को बंद कर रहे हो, वो लोग तो यहाँ पर उनके बहुत बुरे हालात है। आप अगर एक ब्रिटिशर को जेल में बंद करते हो और आप एक बंद करते हो एक इंडियन को, तो बहुत जबरदस्त डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उन कैदियों के बीच में। तो इस चीज को खत्म करने के लिए इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी थी, मतलब बहुत लंबी हंगर स्ट्राइक करी थी, करीबन 100 दिनों की। और इन्होंने जो हंगर स्ट्राइक अपनी खोली थी, अपनी तोड़ी थी, अपने फादर के कहने पे तोड़ी थी। ठीक है, तब बाद में जाकर के फिर इनको जो है फाइनली यहाँ पर जो है फांसी की सजा भी दे दी गई थी। कब दिया गया था? आप लोगों को डेट और ईयर सबको पता होना चाहिए। 1931, 23 मार्च 1931 इनको यहाँ पर जो है सजा दे दी गई 1931 में, 23 मार्च को। और उसी साल 1931 में ही जो है कुछ टाइम पहले चंद्रशेखर आजाद को भी गोली से मार दिया गया। ठीक है, एक पार्क में, इलाहाबाद के एक पार्क में उनको पाया गया, और जब वो मिले तो बिना इधर उधर देखे सीधा जो है पुलिस वालों ने उनको गोली से मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद की, इन सबकी इसी वक्त जो है वो जो है डेथ हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने खुद ही अपने आप को जो है मार लिया था। ठीक है, उन्होंने इस बात को ज्यादा बेटर समझा कि भाई किसी और के हाथ से मरने से बढ़िया मैं खुद ही यहाँ पर अपनी जो है जान दे दूं, तो उन्होंने खुद भी अपने आप को मार लिया। और यहाँ पर जो है इन 4 लोगों की स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है, और ये डेट थोड़ी सी याद रखना,
ठीक है, इस पे क्वेश्चन हो सकता है कोई आए। डेट याद रखना और ये याद रखना कि इनको जो चार्ज किया गया था वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए किया गया था, ना कि इस वाले केस के लिए जो इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में बम फेंका था। एक पॉइंट और आप यहाँ देखोगे, जो ये दो सॉन्डर्स का मर्डर केस था, ये 31 में हुआ था, ठीक है। 1931 में इस केस को पूरा अंजाम दिया गया था, और यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा इसको, 1931। और उसी केस के चलते इनको यहाँ पर जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको फांसी हो गई थी। ये केसेस आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके अंदर सारे ये वाले जो पॉइंट है आपके वो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो स्टार्टिंग किसने की, एंड यहाँ पे किसने किया, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये भी आप देख लीजिएगा। चंद्रशेखर आजाद डाइड इन अ पुलिस एनकाउंटर, एक एल्फ्रेड पार्क था इलाहाबाद में, वहां पर। उसके अलावा जो है 23 मार्च को जो है इनको सुखदेव राजगुरु, इनको सबको फांसी दे दी गई थी। प्रिजन की हंगर स्ट्राइक हुई थी। एक जतिन दास भी एक पर्सन थे इन्हीं के साथ, उनकी भी मृत्यु हो गई थी 63 डेज के लिए फास्ट के लिए, ठीक है। प्रिजन की हंगर स्ट्राइक भी आप यहाँ पढ़ सकते हो। जेल में डिफरेंस किया जाता था व्हाइट और नेटिव। इन नेटिव का मतलब यहाँ पर इंडियन है। इंडियन और गोरे जो हैं ब्रिटिशर्स, उनके बीच में भेदभाव बहुत ज्यादा किया जाता था। तो उसके चलते जो है उन्होंने इनडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक, करीबन 116 दिनों की इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी, और अपने फादर के कहने पे खोली। एंड फाइनली फिर जो है दूसरा इन्होंने जो है सॉन्डर्स मर्डर का केस भी यहाँ पर किया, और उसके बाद यहाँ पे इनका जो है पूरा, मतलब इनको यहाँ पर खत्म हो गए फिर। तो ये एक पूरा सीक्वेंस आपको इसमें याद रखना है, जो जो अभी हमने पढ़ा, सॉन्डर्स मर्डर हो गया या बाकी जितने भी अभी हमने पढ़े, सब इसमें याद रखना, ठीक है। केसेस ज्यादा बड़े नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, आराम से लर्न करने बैठोगे तो हो जाएंगे लर्न। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। चिट्टागोंग आर्मरी रेड। चिट्टागोंग एक जगह का नाम है, जो कि जगह है बंगाल के अंदर, आज के समय में वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जगह है ये वाली, क्योंकि पहले के, अब तो वेस्ट बंगाल हो गया है, पर पहले के समय में तो बंगाल था ना वो पूरा, जिसमें बांग्लादेश भी है, असम भी है, उड़ीसा भी है, बिहार का कुछ हिस्सा है, बहुत बड़ा रीजन है वो वाला। और वो अब सेपरेट हो चुका है, बांग्लादेश अलग कंट्री है और वेस्ट बंगाल अलग स्टेट है। तो उसके चलते अब वेस्ट बंगाल का नाम वेस्ट इसलिए पड़ा है, जबकि वो है ईस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन समझना, है ईस्ट में, अगर वेस्ट बंगाल की लोकेशन देखो तो वह है ईस्ट में, पर उसका नाम वेस्ट बंगाल है। क्यों? क्योंकि वो जो पूरा बंगाल ऐसे है, इस बंगाल से वो सेपरेट होकर के ये हिस्सा निकला है जो कि वेस्ट में पड़ता है, इसलिए इसका नाम वेस्ट बंगाल पड़ा है। और बाकी हिस्सा बांग्लादेश है, असम है, वो सब अलग हिस्से आ जाते हैं। तो वेस्ट बंगाल अलग हुआ, इसलिए इसका नाम वेस्ट बंगाल पड़ गया। अब वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, मतलब आज के समय में तो आपको ये जगह बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगी, चिट्टागोंग एक जगह है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है एक सोचा कि हम यहाँ पर जो है रिवॉल्व एक रेड मारे, मतलब जो भी जहां पर भी ये जो सब लोग रहते हैं, ये बैठते हैं सारे लोग, इनके वहां पर रेड मार दी जाए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मेजर जो पर्सन थे इसमें वो सूर्य सेन थे, ये याद ना रखिएगा। इस पे आते हैं क्वेश्चंस। सूर्य सेन वाज इन्वॉल्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्पिरेसी। तो क्या है, चिट्टागोंग आर्मरी रेड। चिट्टागोंग आर्मरी रेड में शामिल थे, जिसमें मेन पर्सन थे सूर्य सेन। वैसे और भी पर्सन थे, गणेश घोष, सुबोध रॉय, मतलब वहां के लोग थे काफी, ये चटर्जी वगैरह लोग थे बांग्लादेश के और वेस्ट बंगाल साइड के। बट इन्होंने जो है मेजर पर्सन सूर्य सेन थे। सूर्य सेन जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अब जो, हाँ, जहां पर भी ये जो लोग बैठते हैं, ये वाले सारे जितने ये लोग हैं, इनके जहां पर इनका ना आर्म पड़ा होता है, आर्म का मतलब है यहाँ पर इनके हथियार, जो इनके आर्म्ड पड़े होते हैं ना, हथियार सारे पड़े होते हैं, वहां पे क्या किया जाए, सीधा रेड मार दी जाए। ये इन्होंने यहाँ पर रेड मारने की पूरी पूरी सोची, पर हुआ ये कि अच्छी तैयारी के साथ जा नहीं पाए थे। तो रेड इन्होंने मारने की सोची 1930 में, लेकिन रेड उतनी अच्छे से हो नहीं पाई। लेकिन ये क्या कर पाए, इन्होंने एक काम अच्छा किया कि चिट्टा गांव जो है जगह, उसके सारे इतना तार काट दिए। जैसे टेलीग्राफ के लिए लाइन डलती है, रेलवेज की लाइन डलती है, टेलीफोन की लाइंस हैं, इन्होंने सारी चीजें कट कर दी। इन्होंने ये किया कि अगर
उन लोगों को चिट्टा गांव वाले जो बंगाल के लोग हैं, उनको अगर मुंबई के लोगों से हेल्प मांगनी है, जो रहते हैं वहां पर, मुंबई या फिर मद्रास इनकी मेन जगह हुआ करती थी, तो वहां से हेल्प मांगनी, तो इनको कोई हेल्प मिल ही ना पाए, कोई इन्फॉर्मेशन ही ना दे पाए कि हुआ क्या है यहाँ पर। तो इन्होंने यहाँ पर ये काम करी कि वहां पर इनको जो है पूरी तरीके से इन्होंने यहाँ पर सारे ना कनेक्शन एक दूसरे से तोड़ दिए, कि मतलब कोई कनेक्शन ना हो पाए। ठीक है, तो फिर इन्होंने यहाँ पर जो है, इनको हथियार तो उतरे नहीं मिले, लेकिन इन्होंने सारे कनेक्शन तोड़ दिए थे। और फिर सूर्यसेन ने वहां जाकर के इंडियन फ्लैग जो है, वहां जाके पूरा झंडा फहराया था। हमारा जो भारत का झंडा है, वो इन्होंने यहाँ पर फहराया था। और बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज थे, तो बहुत सारे तो भाग गए और कुछ लोगों को पकड़ लिया गया। और गवर्नमेंट इन पे बहुत ज्यादा जो है प्रॉपर एक पूरा तरीका से इनको जो है जेल में डाला, अरेस्ट किया और काले पानी में ले जा करके इनको जो है सजा दे दी। और सूर्यसेन का ऐसा कहा जाता है कि ये जो सूर्यसेन थे, इनको बहुत जबरदस्त टॉर्चर किया गया था बाय पुलिस इनकी मृत्यु से पहले। जब इनकी मृत्यु, मतलब इनको जब फांसी की सजा देनी थी, उससे पहले इनको बहुत ज्यादा फिजिकली टॉर्चर किया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो काला पानी ले जाकर के इनको बहुत बुरी सजा मिली। काला पानी का मतलब यही है, आपको बहुत बुरी सजा मिलेगी वहां पर। और काला पानी ले जाकर के इनको वहां छोड़ दिया गया और उसके बाद फिर इनको जो है हैंग कर दिया गया, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये चिट्टा गांव की आर्मरी ट्रेड याद रखनी है। आर्मरी मतलब जो पूरे हथियार है उनके लिए रेड मारी थी जो इन्होंने। तो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई आपको रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी नहीं पढ़नी, जितना बताया है उतना ही इनफ है, बस बाकी और है ही नहीं पढ़ने के लिए कुछ, इसमें इतना ही है। हमने सबसे पहले यहाँ पर जो है चापेकर ब्रदर्स पढ़े थे, चापेकर लोग थे, उनके बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने यहाँ पर चापेकर ब्रदर के बारे में पढ़े, रेड की कमीशन वाला। उसके बाद अलीपुर की बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में लोगों के नाम देखे हमने। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इसी में जो है दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस देखा। और फिर उसके बाद हमने HRA आज पढ़ा, HRA फिर HSRA, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस और सॉन्डर्स का मर्डर केस, फिर बॉम्ब फेंका गया जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और फिर चिट्टागांव की आर्मरी रेड। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं। केसेस एक दो और भी है बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उतने नहीं आते एग्जाम में। इनसे सिर्फ कैसे आते, जो आपके ना मेन मेन नाम है उन पे क्वेश्चन आते हैं। जो जो नाम आपको दिए गए हैं उन नामों के ऊपर आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उतना आपको याद रखना है। तो ये तो हमने काफी आगे तक की एक्टिविटीज पढ़ ली, ईयर वाइज देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्योंकि अब हम आगे की चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर, जो और चीजें हमारी आगे हो रही थी यहाँ पर। ठीक है, बीच में जो है हमारे जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल, वो भी अभी आएंगे काफी सारे, क्योंकि थोड़ा सा हम टॉपिक बढ़ा चुके हैं आगे, तो मैं आपको वो नाम बता सकती हूँ। अब थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया है कि भारत में किस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है यहाँ पर, तो इजी रहेगा आप लोगों को समझना भी इसके आगे का। तो इस सबसे पहली चीज कि पहली पोस्ट भारत में आती है गवर्नर ऑफ बंगाल। ये है गवर्नर, ठीक है, जनरल नहीं है, गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके अंदर आती है गवर्नर ऑफ बंगाल, जिसमें पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव। ये आपको बताया, इसको नोट कर लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव डुअल एडमिनिस्ट्रेशन लाते हैं, ये हमने पढ़ा था सारी चीजें। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी बक्सार में भी होते हैं ये। फिर इसके बाद एक एक्ट आता है, कौन सा एक्ट मैंने बताया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये एक्ट आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इस एक्ट के चलते क्या होगा, यहाँ पे पोस्ट का नाम बदल के क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल हमारे भारत के बनते हैं उस समय के वॉरेन हेस्टिंग्स। ये पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, समझते जाना पहले सीक्वेंस।
ठीक है, ये पहला एक्ट आया पोस्ट चेंज। दूसरा एक्ट आया, एक और एक्ट यहाँ पे आएगा, क्या नाम है एक्ट का? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब पहले बंगाल था ना, अब इंडिया कर दिया उसको। ठीक है, एक्ट कौन सा आया, लिखोगे एक्ट का नाम, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 में जाकर के एक चार्टर एक्ट आया, जो है उस एक्ट के बाद, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद जो है पोस्ट का नाम चेंज हुआ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले ऐसे गवर्नर जनरल जो बनते हैं भारत के, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, वो कौन है? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। फिर क्या हुआ 1833 के बाद? फोर्थ सिचुएशन यहाँ पे देखेंगे, फोर्थ सिचुएशन आएगी रिवोल्ट ऑफ 1857। ये मैंने बताया हुआ है आपको, पूरा पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, जिसके चलते क्या होगा, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट हटा दी जाती है। और मैंने आपको बताया था कौन सी पोस्ट आ जाती है, अब आ जाती है पोस्ट जिसका नाम है वाइस राय। वाइस राय भारत के पहले कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग, जिनके समय में रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पहले ये समरी क्लियर होनी चाहिए, कब क्या कैसे हुआ। तो ये समरी आपको क्लियर हो, नाम कब चेंज हुए, कौन से एक्ट के थ्रू चेंज हुए। उसके बाद अब हमें रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, डुअल गवर्नमेंट, वो हम पढ़ चुके हैं, बंगाल वाला। अब आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, पहले गवर्नर। ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे क्वेश्चंस आते हैं कि जो हमारे पहले गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, उन्होंने क्या क्या काम कराए। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि उनके समय में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है। क्या मतलब इसका? ऐसा एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बातों को रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। तो इस एक्ट में क्या होता है कि जो रेगुलेट करना होता है, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी करप्शन पे करप्शन लगाई जा रही है, लूटे जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अब हमें क्या पढ़ना है? वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है और इसमें क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पीपीटी शेयर कर रही हूं मैं आप लोगों के साथ, उसको देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला नाम आपको दिख रहा है वॉरेन हेस्टिंग्स का, इनको हम पढ़ेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डुअल सिस्टम था, जो बंगाल में डुअल सिस्टम था, किसने स्टार्ट कराया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। इन्होंने इस डुअल सिस्टम को यहाँ से हटा दिया, उन्होंने कहा इस डुअल सिस्टम की जरूरत नहीं है, तो उसी के चलते इन्होंने जो है डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल उसको हटा दिया। फिर क्या हुआ? पहला सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं के टाइम पे एस्टैब्लिश हुआ 1774 में, पहला सुप्रीम कोर्ट भारत में। रोहिल्ला वॉर याद रखने की जरूरत नहीं है, मराठा वॉर याद रखने की जरूरत नहीं है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आप छोड़ दो। ठीक है, एक्स्ट्रा है, याद मत रखना। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पहली बार भगवत गीता को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने इसको ट्रांसलेट किया था। वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किसने ट्रांसलेट किया था। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस पर्सन ने की थी? चार्ल्स विल्किंस ने। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला ये वाला पॉइंट लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये एग्जाम में, मतलब चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में एक आध बार तो पूछा ही गया है। क्वेश्चन क्या है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल में एक सोसाइटी बनाई गई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वो किसने बनाई थी, कब बनाई थी और किसके टाइम पीरियड पे बनाई गई थी? बनाई थी एक पर्सन, उनके यहाँ काम सिविल सर्वेंट थे एक, विलियम जोन्स, उन्होंने बनाई थी 1784 में।
और किसके टाइम पीरियड में बनाई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के। ये है इनके बारे में खास इंपॉर्टेंट बातें जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी जरूरी है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया, इसको अभी ही याद कर लो, आगे के लिए मत छोड़ना, इसको अभी ही याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या होगा? अभी वॉरेन हेस्टिंग्स इनके टाइम पीरियड में खास बातें पढ़ ली, ये ऐसे ऐसे हुआ था इस पे। फिर आते हैं कॉर्नवालिस। ये है पर्सन लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये वही पर्सन है जिन्होंने, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये वो पर्सन है जो कि अमेरिका में अमेरिकन रिवॉल्यूशन के समय में जो है वहां पर अमेरिका में रिवॉल्यूशन कर रहे थे, मतलब अंग्रेजों की तरफ से ये पर्सन लड़ रहे थे अमेरिका में। अमेरिका में इन्होंने लड़ाई करी किसके विरुद्ध में? जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन कौन है? वो है जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने थे। जॉर्ज वॉशिंगटन और कॉर्नवालिस, ये दोनों लड़ रहे थे, ठीक है। अमेरिका की तरफ से जॉर्ज वॉशिंगटन थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से कॉर्नवालिस थे। तो फाइनली यहाँ पर अमेरिका जीत जाता है, उनको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, ठीक है। तो ये वही पर्सन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इंडिया में सिविल सर्विसेज को, इंडिया के लिए, मतलब इंडिया में प्रॉपरली उस चीज को एस्टैब्लिश करने वाले, सिविल सर्विसेज के एग्जाम को लाना, पैटर्न को बताना, ये सारी चीजें जो है वो किस पर्सन ने स्टार्ट की थी? वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। उन्होंने ये काम यहाँ पर किया था। तो इन्होंने यहाँ पर, ये पहले तो एक ब्रिटिश के आर्मी ऑफिसर में हुआ करते थे, ये सब उन्होंने किया ही था यहाँ पर। उसके अलावा इन्होंने भारत में आकर के जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इन्होंने ये काम एक किया था। सर्विसेज में इन्होंने काफी अच्छी चीजें की थी, क्योंकि खुद ना एक आर्मी मैन रहे थे, तो सर्विसेज वगैरह में इनका काफी अच्छा जो है था, तो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से ये चीज यहाँ पे हैंडल की थी। इन्होंने करप्शन को भी रिड्यूस कराने की पूरी पूरी कोशिश की थी। इन्होंने जो है पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर करने की कोशिश की थी, मतलब इन्होंने जो है जो डीएसपी होते हैं पुलिस में, होते हैं ना डीएसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और ये सब जो होते हैं, इनसे पावर छीन करके सारा जो है अपने हाथ में ले ली थी। अब सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी, मतलब जो पुलिस वाले हैं, मतलब जो ऑफिसर्स हैं, उनको ज्यादा पावर यहाँ पे नहीं दी थी। उसके अलावा जो थाना होता है, जो हम आज के समय में सुनते हैं, थाना, डीएसपी की पोस्ट, ये सब पोस्ट जो होती हैं, ये सारी पोस्ट और ये सब चीजें इन्हीं की बनाई हुई है, मतलब इन्होंने ही इस चीज को यहाँ पर स्टार्ट कराया था। स्टार्ट इन्होंने कराया था, फिर आगे लोगों ने जो है इसको कंटिन्यू करा और उसमें चेंजेस लाए, सब किया। आज के समय में जब हम पुलिस का कारोबार पूरा देखते हैं, पुलिस के थाने वगैरह बने, वो सब इन्हीं की देन है प्रॉपर तरीके से। उसके अलावा इन्होंने एक सिस्टम लेकर के आए, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, इस पूरे सिस्टम को हम पढ़ेंगे जब हम जो है रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं भी हल्का सा बता देती हूँ। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम ये बंगाल में लाए थे। इन्होंने क्या किया था? जो है जमींदार है, जमींदार को क्या कर दिया इन्होंने? पूरा हेड बना दिया। और जो फार्मर्स हैं उनको कुछ नहीं होगा, मतलब जो लैंड है वो सारा जमींदारों का लैंड है, फार्मर्स का कोई लैंड नहीं है। इन्होंने ये चीज करी थी, ठीक है। बंगाल में स्टार्ट किया था बेसिकली, और बाकी एरियाज में फिर फैलता गया था ये सिस्टम। 10 साल के लिए इन्होंने किया था। इन्होंने कहा था कि जो है आप जो भी है क्रॉप है, फसल है, वो उगेगी, उसमें से 89% जो टैक्स होगा या फिर रेवेन्यू होगा उस लैंड से आने वाला, वो लैंड का 89% टैक्स जो है किसके पास रहेगा? ब्रिटिशर्स को जाएगा। और बाकी जो बच गया 11% वो किसके पास जाएगा? जमींदार के पास। मतलब जो टैक्स मिल रहा है उसका इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया। और 10 सालों के लिए इन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था, परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। इन्होंने अपने अच्छा खासे खासे टाइम पीरियड के लिए उन्होंने यहाँ पर अपना बना लिया था। उसके अलावा इन्होंने बहुत सी चीजें और भी की जुडिशरी लेवल पर। इन्होंने जो है एक सुप्रीम कोर्ट के अलावा और भी कोर्ट्स बनवाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आज के समय में हम देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी इन्होंने जो है सेटलमेंट किए यहाँ पर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बनवाना और स्टेट लेवल पे कोर्ट बनवाना, सिविल कोर्ट अलग करना और
क्रिमिनल कोड को अलग करना, जिसको हम क्या कहते हैं, छोटा सा पॉइंट लिखोगे, कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड क्या चीज है, इन्होंने क्रिमिनल और सिविल, मतलब अगर कोई क्रिमिनल मामले आते हैं तो वो अलग कोर्ट में जाएंगे, कोई सिविल मामले हैं, कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा है या कोई डिवोर्स केस है या कोई और छोटा मोटा झगड़ा है, वो सब केस अलग कोर्ट में जाएंगे। इन्होंने अलग जो है अलग अलग कर दी। इन्होंने जो है प्रॉपर तरीके से जो पनिशमेंट होती है, जैसे कि जब भारी पनिशमेंट देनी हो, किसी के हाथ काट देने हो, नाक काट देना हो, ऐसी पनिशमेंट दी जाती थी पहले। तो ये सब पनिशमेंट इन्होंने बैन कर दी कि ऐसी कोई पनिशमेंट यहाँ पे नहीं दी जाएगी। तो थोड़े अच्छे काम भी किए इन्होंने यहाँ पे आके, कुछ सिस्टम वगैरह इन्होंने यहाँ पर भी एस्टैब्लिश किए थे। ठीक है, इन्होंने ये सब काम यहाँ पर किए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इनकी फिर डेथ हो जाती है, आगे चल के कुछ समय बाद इनकी डेथ हो जाएगी और फिर इनको जो है फाइनली जो है गाजीपुर में इनकी जो है मतलब इनको दफना दिया जाएगा, भारत में इनको दफना दिया जाता है गाजीपुर में। ये दोबारा भी आएंगे, अभी ये चले जाएंगे यहाँ से तो दोबारा वापस भी भारत आएंगे, पर जब वो वापस आते हैं ना यहाँ पर तो खास उनका कुछ स्वागत होता नहीं है। तो उस टाइम पे तो इन खास ही मतलब इनकी तबीयत ही बहुत ज्यादा खराब रहती है, तो खास कुछ कर नहीं पाते ये उस वक्त भारत के अंदर। तो इनका याद रखना है आपको एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला। हाँ जी, ही ऑल्सो मेड स्लेवरी पनिशेबल, ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो कि इन्होंने जो है वो स्लेवरी का जो पॉइंट था उन्होंने उसको भी पनिशेबल कर दिया था कि स्लेव्स जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। स्लेव समझ रहे हो, गुलाम बनाना, कि पहले के समय में बहुत होता था गुलाम वगैरह बनाने, ये सारी चीजें बहुत कॉमन हुआ करती थी। तो ये गुलाम जैसी चीजों को जो है इन्होंने यहाँ पर खत्म कर दिया था कि अगर किसी को स्लेव बनाया जाएगा तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस मतलब उस पे भी आपको जो है भारी भरकम सजा मिलेगी और या फिर आप पे कंपनसेशन या फाइन लगाया जाएगा। चलिए, अब कॉर्नवालिस के बाद आते हैं जॉन शोर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना इनके बारे में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, अगले आते हैं लॉर्ड वेलेस्ले। वेलेस्ले आप याद कीजिए, मैंने बताया था सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम जिस पर्सन ने स्टार्ट किया था वो कौन थे, वेलेस्ले। याद कीजिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 में हमने दो मेन पॉइंट्स पढ़े थे, एक पढ़ा था जो है सब्सिडरी अलायंस और दूसरा हमने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आए थे, वेलेस्ले लाए थे, एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लाए थे, डलहौजी लेके आए थे। तो दो ये पॉइंट्स हैं आपको इनके बारे में याद रखना है वेलेस्ले के बारे में। सब्सिडरी अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम भी मैंने बताई थी ये बात, अब फिर बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में बनाने वाले ये पर्सन थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखते जाइए। ये छोड़ दो, मैसूर वॉर, मराठा वॉर, ये सब मत पढ़ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कर्नाटिक वॉर, मैसूर वॉर, मराठा वॉर छोड़ दो, एग्जाम में नहीं आते। उन टॉपिक को छोड़ सकते हो, पर ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये किसने इंट्रोड्यूस किया, ये नहीं छोड़ सकते आप, इसको आपको याद रखना पड़ेगा इस वाले पॉइंट में। तो इसमें आपको वेलेस्ले में दो ही पॉइंट है, सब्सिडरी अलायंस और फोर्ट विलियम कॉलेज, बस सिर्फ दो ही पॉइंट्स याद रखने हैं। क्लियर यहां तक? उसके बाद यहाँ पर और भी पर्सन आएंगे, जॉर्ज बैरलो, लॉर्ड मिंटो, रॉडन हेस्टिंग्स। ये रॉडन है, ठीक है, वॉरेन नहीं है। इसमें भी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, ये मैंने सब सीक्वेंस में लिखे हुए हैं इसलिए मैं आपको बताती जा रही हूँ, अदरवाइज इस पे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, जॉर्ज बैरलो पे कभी क्वेश्चन नहीं आया, मिंटो फर्स्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, मिंटो सेकंड पे आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, उन पे आते हैं क्वेश्चन, इन पे नहीं आने वाले क्वेश्चन। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि इन पे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और रॉडन हेस्टिंग्स बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टॉपिक्स पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्योंकि इनका इतना खास काम हुआ नहीं है, उतना इंपॉर्टेंस है नहीं जिसकी वजह से क्वेश्चन भी नहीं आते। अगला आएगा एमहर्स्ट, इन पे भी क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, बेसिक जो हमें पूरे 1773 से 1833, ठीक है, जो ये सालों का टाइम पीरियड है, करीबन 50 साल हो जाएंगे, है ना, 50-60 साल का जो ये टाइम पीरियड है, इसमें आपको कौन कौन पढ़ने हैं। वॉरेन, ये आपको मैं दिखाई देती हूँ, यहाँ लिखने में टाइम वेस्ट होगा, यहाँ देखो, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और वेलेस्ले। स्पेलिंग देख लेना इसकी, वेलेस्ले।
ठीक है, तो ये 3 लोगों को पढ़ने हैं, बाकी 4 आप छोड़ सकते हो, टाइम वेस्टेज है, मत पढ़ना। ठीक है, ये 3 पढ़ना, वॉरेन, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, जो जो पॉइंट्स बताएं सारे पढ़ने हैं। नाम लिख सकते हो आप इनके, बट आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ, वेलेस्ले के बाद क्या हुआ, 1833 आता है, और 1833 के आने से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। ये है अगला टॉपिक। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसमें ये लोग होंगे, जिसमें से हमें पढ़ना क्या है मैं आपको अभी बता देती हूँ। वैसे हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को कल, पर अभी मैं समझा देती हूँ कि पढ़ना क्या क्या है। विलियम बेंटिक, मेटकैफे, क्योंकि थोड़े से एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पे क्वेश्चन आते हैं, डलहौजी और कैनिंग, ये 4। बाकी ये 3 आपसे कोई नहीं पूछेगा, इन पे कोई आपसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। बेंटिक, मेटकैफे, डलहौजी और कैनिंग, जिनके बारे में हल्का फुल्का आप अभी भी जानते हो, डलहौजी और कैनिंग के बारे में, तो ये सब आपको यहाँ पर याद रखना है।